Good afternoon to all of you. First of all, everyone write your name and roll number in the chat for your attendance. Just quickly write your name and roll number. जी डॉक्टर नैना कहाँ चले गए? सर यहीं पर है। वो लोग कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, सुनने। चलो, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन सिर्फ क्लास वालों से पूछेंगे। ठीक है सर। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके सर। चलो, जब तक सब लोग अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, कुछ कुछ शुरू करते हैं। पहले डॉक्टर आर्ची श्रीवास्तव, आर यू देयर? हेलो। आर्ची श्रीवास्तव जी, आप हैं तो अनम्यूट होइए। हेलो। हेलो। आर्चीज, माइक को अनम्यूट करो। सर मैंने किया था बट उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है सर आवाज? चलो, अब आ रही है। आपसे शुरू कर रहे हैं इसलिए गुड कि आपका आफ्टरनून एक सर। गुड आफ्टरनून। आपका एक सवाल था, उसका हल मिला जो हमने आपको मैसेज किया था। यस सर, मैंने उसमें पढ़ा था बट उसमें यही था कि आप मतलब मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में अभी भी। अभी भी? तो यस चलिए सर। आपसे शुरू करते हैं, आप अपना कंफ्यूजन निकालिए। सर मैं क्वेश्चन पूछूं मतलब दोबारा एक बार? जी बिल्कुल। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि जो एक लाइन है कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मियाज्म, which is incorrect, but in the book chronic disease in para 23 it is given कि जितनी भी डिजीजेस होती हैं लाइक जिसमें ये जो लाइन दी है मैं वो पढ़ देती हूँ कि this observation taught me that not only most of the many cutaneous eruption which William distinguishes with such extreme care from one another and which have received separate names, but also almost all adventitious formations from the common wart on the finger up to the large sacromatous tumor from the malformation of fingernails up to the swelling of bones, spine, many other softenings and deformities of bone, both at an early and at a more advanced stage are caused by sora. तो सर अगर ये लाइन मतलब जो आपने बताई थी कि मदर ऑफ ऑल मियाज्म है, ये तो आपने बताया था क्लास में कि ये चेंज करता है अपने आप को, बट जैसे आपने बोला कि ये मदर ऑफ ऑल मियाज्म्स नहीं है, तो फिर सर इससे ये जो लिखा है लाइन कि इट इज ऑल कॉज्ड बाय सोरा, फिर ये कैसे जस्टिफाई होगा? इस पैराग्राफ नंबर 23 का जो लास्ट 6 सेंटेंस है उसको पढ़ा है आपने? सर इसी पैराग्राफ जी, का? इसी यस सर। पैराग्राफ में लास्ट 6 सेंटेंस पढ़ो, छठा सेंटेंस से शुरू करके नीचे तक आओ। सर जस्ट अ सेकंड। सर ये डिजीज ऑफ द माइंड एंड द सोल। 6 सेंटेंस ऊपर जाओ, जहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, छठा या सातवां सेंटेंस है, वहां से नीचे तक पढ़ो।
सर इसके बाद तो कॉज बाय सोरा से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर सो ऑल्सो फ्रीक्वेंट. आगे पढ़ो. So also frequent epistaxis, the accumulation of blood in the veins of rectum and the anus, discharges of blood from the same blind or flowing piles, hemoptysis, hematemesis, hematuria and deficient, as well as too frequent menstrual discharges, night sweats of several years duration, parchment-like dryness of the skin, diarrhea of many years standing, as well as permanent constipation and difficult evacuation of the bowels, long continued erratic pain, convulsions occurring repeatedly for a number of years, chronic ulcers and inflammation, sarcomatous enlargements and tumors, emaciation, excessive sensitiveness, as well as deficiency in sense of seeing, hearing, smelling, tasting and feeling, excessive as well as extinguished sexual desire, diseases of the mind and of the soul, from imbecility up to ecstasy, from melancholy up to raging insanity, swoons and vertigo, the so-called disease of the heart, abdominal complaint, and all that is comprehended under hysteria and hypochondria. In short, thousands of tedious elements of humanity called pathology with various names are with few exceptions and true descendants of this many formed sora alone. ये फ्यू एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? सर जो चीजें रह गई हों, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जैसे. तो वो किससे होगा? सर वो साइकोसिस और सिफिलिस से. तो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? यस सर. एक थोड़ा सा और लाउड आ जाओ. सबसे पहली बात जो आप सवाल जो शुरू किया था जिससे कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज, जिसको हमने आपको इनकार किया, तो इसको हमने अपने आप से इनकार नहीं किया. हमने आपको लास्ट क्लास में ही आपको एक रेफरेंस बताया था. यस सर. आपने इस रेफरेंस को पढ़ा है? यस सर. तो ये रेफरेंस मेरा लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये हनीमैन का कमेंट किया हुआ है. और इसको इस वजह से हमने आपको कोट भी किया था कि अनफॉर्चुनेटली इस रेफरेंस को ना सिर्फ यहाँ तक लोग पढ़ते हैं और ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाता है कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज. ओके सर. जबकि ये जो पार्ट है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात, जो आप पैराग्राफ नंबर 23 का एग्जाम्पल जिसको कोट कर रहे थे ना, इस पैराग्राफ को जब तक आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ोगे तो मैसेज क्लियर नहीं होगा. और कॉन्टिन्यूटी क्या है कि एक्चुअली हनीमैन सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर दिया, जिसको आप एफोरिज्म नंबर अगर 206 टेक्स्ट बुक है अभी आपके पास? यस सर. अगर है तो एक बार पढ़ना टेक्स्ट बुक में एफोरिज्म नंबर 206. वहाँ भी हनीमैन ने क्लियर किया है कि ओरिजिन ऑफ वेनरल मैज़म, सिफिलिस, साइकोसिस. फिर उसके बाद कहा है कि देन द वास्ट नंबर इज ड्यू टू सोरा. वंस अगेन अगर आप हनीमैन के ऑर्गेनन में मैज़मेटिक डिजीजेस का ग्रेडेशन देखोगे तो 7/8 पार्ट इज हनीमैन हैज सर्वेड अकॉर्डिंग टू हिज सर्वे is the possession of sora. 7/8 मतलब अगर किसी चीज को 8 हिस्से में बांटो तो उसका 7 हिस्सा जो है वो सिर्फ कवर्ड बाय सोरा, बट फिर एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है उस 8वें पार्ट का. एंड दैट इज अ लिटिल पार्ट दैट हनीमैन इज सेइंग इट इज ड्यू टू सिफिलिस एंड साइकोसिस. दैट्स व्हाई chronic diseases is due to sora, is due to syphilis, is due to psychosis, is due to combined of all. सबके हिस्से का कुछ कुछ है, but sora has the greatest number of coverage. sora has the vast area of influence. और इस vast area of influence को, उसके vast number of influence को, उसके vast capacity of destruction को समझाने के लिए हनीमैन ने इस एफोरिज्म नंबर 23 में जो एग्जाम्पल दिया, सॉरी पैराग्राफ नंबर 23 जो आप
पढ़ रहे हो टेक्स्ट उसका, क्रोनिक डिजीज का, जिसके ब्रैकेट में हमने आपको बताया भी था कि एफोरिज्म नंबर 80 लिखो, और एफोरिज्म नंबर 80 देखोगे वहां भी हनीमैन ने बहुत सारे डिजीज का एग्जाम्पल दिया है। तो उसने Yes, sir. सोरा के इम्पैक्ट को समझाने के लिए इतना सारा एग्जाम्पल दिया है कि सर से लेके पैर तक कोई ऐसा चीज नहीं है दैट सोरा कैन नॉट डिस्टर्ब। सर से लेके पैर तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है दैट सोरा कैन नॉट प्रोड्यूस। सर से लेके पैर तक हर एक ऑर्गन के पे सोरा का इन्फ्लुएंस है। सोरा के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो हर एक डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। इस इम्फेसिस को समझाने के लिए हनीमैन ने बार बार मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें आपको देखो इनन्यूमरेबल वेराइटीज में एफोरिज्म नंबर 80 में मिलेगा, और वहां भी उस फुटनोट जो पैराग्राफ नंबर 23 है वहां पे। Yes, तो sir. अगर उसको कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो सबसे पहले उसने क्या किया, सिफिलिस को बता दिया कि इस ओरिजिन से है, ऐसा है तो इससे कुछ बीमारी सिफिलिस से होगा। फिर कह दिया कुछ बीमारी साइकोसिस से हो गया। अब कहता कि अब वास्ट मेजोरिटी सोरा से है, और फिर सोरा के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वहां पे वो कह रहा है कि सोरा कैन प्रोड्यूस दिस, कैन दिस, कैन दिस, कैन दिस एंड एवरीथिंग। जब कहता है कि सोरा कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग, तो ऑफ कोर्स सोरा कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग, बट सिफिलिस और साइकोसिस के पार्ट के लिए नहीं कह रहा है वो, उसको तो उसने अलग कर दिया वहां पे कि वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि ये सोरा ही सिफिलिस ही करेगा, सोरा इसको नहीं कर सकता। सोरा will disturb according to its own trend, according to its soric way of producing the disturbance. सिफिलिस वो अपने हिसाब से करेगा, साइकोसिस वो अपने हिसाब से करेगा। So here he is emphasizing the impact and the length or power of soric miasm, कि how much it can produce and what varieties it can produce. इसको समझाने के लिए वहां पे कह रहा है कि सोरा कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग। दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग इज ड्यू टू सोरा। सोरा कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग, बट इट इज नॉट दैट एवरीथिंग प्रेजेंट दैट इज ड्यू टू सोरा। Am I clear? Yes, sir. आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा है? Yes, sir. 10th क्लास में पढ़ा होगा। Yes, sir. उसमें हम जो कुछ पार्ट लेते हैं, A is the member of B but B is not the member of A, ये वाला अलजेब्रा का पढ़ा था फॉर्मूलेशन। Yes, sir. तो आप उस कैलकुलेशंस को अगर फिट करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर द कैपेसिटी ऑफ सोरा है, बट हर चीज अंडर द कैपेसिटी सोरा ही है ये जरूरी नहीं है। Okay, sir. चलो, और कुछ सवाल है आपको इस Thank you, मैजम sir. वाले पार्ट से? अभी 3rd ईयर में हमने हल्का इंट्रोडक्शन शुरू किया है मैजम का। अभी उसको एफोरिज्म पढ़ा रहे हैं मैजम में 2045, अगले क्लास में 6 होगा, और नेक्स्ट वीक में उसको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैजम पढ़ाएंगे। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर ज्वाइन करने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर हम डाल देंगे, आप उसको यूट्यूब पे देखें। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म, सर जो पैरा नंबर क्रॉनिक डिजीज में ही पैरा नंबर 24 में जो दिया है कि just so only upon a far larger scale it is with the SORA this fundamental disease of so many chronic maladies, तो हम इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं? क्या चीज पे? सर जैसे हम सोरा की बात कर रहे हैं कि सोरा इज अ मदर ऑफ ऑल मियाज्म एक्सेप्ट सिफिलिटिक एंड साइकोटिक, बट इसमें जो 24th पैराग्राफ है उसमें भी लिखा है कि सोरा दिस फंडामेंटल डिजीज ऑफ सो मेनी क्रॉनिक मेलेडीज। तो जैसे हम एफोरिज्म नंबर 80 और 81 का रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम इसका भी रेफरेंस दे कह रहा है सकते ना, हैं? सो मेनी, ऑल नहीं Yes, कह sir. रहा है ना। देखो Yes, यहाँ sir. पे दो चीज है, हनीमैन ने जो अपने क्रोनिक डिजीज में वर्कआउट किया है, अगर आप उस क्रोनिक डिजीज का डॉक्ट्रिनल पार्ट अगर आपके पास है तो देखोगे, हनीमैन हैज डिस्कस्ड
only 3 to 4 pages regarding syphilis, only 2.5 pages regarding psychosis, and more than 200 pages for SORA. अब उसके अगर उस टाइम के सर्वे के क्लासिफिकेशन को देखो, डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो क्या कह रहा है कि 7/8 इज SORA. So only 1 part out of 8 part is due to this syphilis and psychosis. और अगर ऑल क्रोनिक डिजीज की बात करो तो अगर आप देखो, हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जिसको कहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है कि ऑल क्रोनिक डिजीज या ऑल डिजीजेस क्रोनिक एलिमेंट्स आर नॉट ड्यू टू मैजम. तो वहां तो SORA, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों छट गया, जिसको हनीमैन कहता है कि मेनी क्रोनिक डिजीज, जिसको हम स्यूडो क्रोनिक डिजीज क्लासिफाई करते हैं, आर ड्यू टू आवर मेंटेनिंग कॉज. मेनी क्रोनिक डिजीज आर ड्यू टू आइट्रोजेनेसिस, जो लॉन्ग टर्म तक रॉन्ग यूज ऑफ मेडिसिन से होता है. सो लाइफ स्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से, मेडिसिन की वजह से बहुत सारा कॉज है जो क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, द सो कॉल्ड क्रोनिक डिजीज. तो हम उस सब को क्या SORA, सिफिलिस, साइकोसिस में पूरी डाल देंगे, जिसको बहुत अच्छे से आप देखो एफोरिज्म नंबर 204 में हनीमैन ने डिस्क्राइब किया है आधे घंटे बाद. ठीक है. So even in chronic ailments, all are not due to miasm. Many other things are there which can produce chronic diseases, to which Hahnemann has told either in the name of pseudochronic disease or in the name of iatrogenic disease. उसके बाद जो फिल्टर होके बच जाता है उसको हनीमैन कहता है कि these are due to miasms. अब इस मैजमेटिक ग्रुप में फिर डिवीजन है कि कुछ सिफिलिस, कुछ साइकोसिस, एंड वास्ट वेराइटी इज ड्यू टू SORA. सो क्लासिफिकेशन. और अगर हम प्रैक्टिकल डिजीज को प्रैक्टिकल लाइफ में पकड़ेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी क्रोनिक डिजीज विल बी ड्यू टू दिस मैजम ओनली. सो मैजम में एक पार्ट है SORA, बट मैजम के बाहर भी 2 और पार्ट है जिसको क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस करता है, बट दे आर नॉट मैजमेटिक, जो लाइफ स्टाइल और आइट्रोजेनिक डिजीज के नाम से आ जाता है. ओके सर. ठीक है. सो अगेन वहां पे पार्ट होगा कि SORA कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट ड्यू टू SORA. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सर. आशुतोष जी, हेलो. आशुतोष, अब देखो बाकी कोई नहीं बोलेगा कि सवाल पूछेंगे सर. पिछले क्लास में ही हमने कह दिया था कि इस क्लास में आप लोगों से डिस्कशन की जाएगी. Rest of the class, are you ready for discussion? हेलो. हेलो. हाँ जी, कौन बोल रहे हो? गुड आफ्टरनून सर. सर सौम्या. हाँ जी सौम्या, बोलो. सर मेरा एक क्वेश्चन था. जैसे है? सर पिछले क्लास में है सर. अच्छा. जैसे पिछले क्लास में आपने बताया था कि ससेप्टिबिलिटी होती है, फिर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज होता है मियाज्म के थ्रू, और मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस होता है. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द फैक्टर फॉर मियाज्म टू प्रोड्यूस ससेप्टिबिलिटी अगेंस्ट सर्टेन थिंग्स. और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस में सर आपने एफोरिज्म 81 वहाँ रेफर किया था. तो सर उसमें एक सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ SORA करके है, तो सर वो क्या है? देखो, सबसे पहला बात है कि मैजम क्या है. मैजम एक एबनॉर्मल नेगेटिव इनिमिकल फोर्स, ए डायनामिक फोर्स. बट इस फोर्स का एग्जिस्टेंस, इस फोर्स का परसेप्शन, यूटिलाइजेशन कहाँ होगा?
तो आपने कहा ना कि ससेप्टेबिलिटी को प्रोड्यूस क्यों करता है। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे तो वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स आर देयर, लाइक genetic factors, environmental factors, dietary factors. Every factors has a tendency or has a capacity to produce either disturbed susceptibility or to produce diseases. Every factor have their capacity. Among them, these are the factors. One factor is your miasm. Miasm interacts with your vital force and it tends the vital force in a disturbed harmony. जो उसका एक नॉर्मल रिदम है, जो उसका एक इक्विलिब्रियम का स्टेट है जो चल रहा होता है, जिसको हम हेल्थ और नॉर्मल फिजियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन से जानते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है. As vital force is dynamic, your miasm is also dynamic and it influences a dynamic ट्रेंड, इट इन्फ्लुएंसेस ए डायनामिक ट्रेंड इन द बॉडी. और वो ट्रेंड है जिस तरह से हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप फंडामेंटल कॉज को पढ़ते हो और पढ़ते हो कि ओकेजनल कॉज, एक्साइटिंग कॉज और दिस कॉज और दैट कॉज. सो इफ फंडामेंटल कॉज act on the body, it produces the disturbance on the vital force, and if it is not developing, फंडामेंटल कॉज को भी फर्दर ग्रो, जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड सोरा, हाईली डेवलप्ड सोरा. अब अगर आप इंटरमिटेंट फीवर की बात करोगे वहां देखोगे इस तरह टर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा. सो आइदर द एडवांसमेंट ऑफ miasm advances, then again it will disturb the organism up to that mark कि उसके बाद वो ससेप्टिबिलिटी से फॉर्मेशन ऑफ डिजीज में आ जाएगा. या वो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी वाइटल फोर्स प्रोड्यूस कर चुका है, अब ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसमें से देखो कुछ ये फुटनोट अभी 81 है, इसमें से आपको मिलेगा. और वो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एनी टाइप ऑफ द कॉज स्ट्रेस्ड होता है, वीकेंड होता है, तो वो क्या करता है, वो अगेन एक्साइट करेगा उस कॉज को जो ससेप्टिबिलिटी प्रोड्यूस किया गया है miasm के थ्रू, and it will again produce into the form of different diseases. So आपका जो क्वेश्चन था कि वाइटल फोर्स के अंदर, सॉरी miasm के अंदर ऐसा क्या फैक्टर्स है जो इस प्रोड्यूस को करता है, तो it is the nature of miasm itself that whenever it will be in the contact of a living organism, it will disturb its routine harmony. It is the basic nature of that miasm. और उसके नेचर में ये कि जहां कांटेक्ट में आएगा, अगर उसके साथ जुड़ा, देन इट विल प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस. और जब तक जुड़ा रहेगा तब तक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता रहेगा, चाहे वो अब वो डिस्टर्बेंस एक ससेप्टिबिलिटी, एक डायथेसिस, एक प्रीडिस्पोजिशन के लेवल पे हो, या वो और एडवांस होकर सीधा डिजीज के लेवल पे चला जाए. हेलो. हाँ सर. और लास्ट का एक सवाल था आपका, सेकेंडरी सिम्टम के बारे में क्या पूछ रहे थे, बताओ सर. सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा. देखो, आपको अगर आपने जो हमने क्लासरूम में आपका क्लास लिया था, तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि miasm का डेवलपमेंट कैसे होता है. हाँ सर. आप ही फिर क्लास अगर हम अगला लेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, जो थर्ड ईयर का है अगर पढ़ोगे तो. चलो अभी सुन लो, अगर यहाँ पे स्लाइड दिखाने के लिए फिर ये हटाना होगा. हम miasm के डेवलपमेंट को जब पढ़ते हैं ना, तो miasm का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है, जिसको सबसे पहला स्टेज कहते हैं मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन. आफ्टर मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन देयर इज सर्टेन गैप पीरियड, जिसको इंटरनलाइजेशन ऑफ द डायनामिक कॉज कहते हैं. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन. हर miasm का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो है वो फिक्स्ड है. इन केस ऑफ सोरा इट इज कॉल्ड voluptuous vesicular eruption with voluptuous itching and characteristic smell. सोरा के लिए क्या कहते हैं, vesicular eruption with voluptuous itching and characteristic smell. ये सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है. सिफिलिस के लिए कहते हैं
शैंकर और प्यूबो ऑन द जेनाइटल्स। साइकोसिस के लिए प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हनीमैन कहता है वार्ट, फिग वार्ट, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। तो ये जो 3 स्टेज है, ये जो 3 आफ्टर इन्फेक्शन, इंटरनलाइजेशन, उसके बाद स्किन के ऊपर जब एक्सप्रेस होगा फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। ये तीनों मैजम का फिक्स है। इसके लिए हनीमैन ने रेमेडी भी फिक्स कर दिया है, बिकॉज तीनों मैजम का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन फिक्स एंड द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सोरा के लिए हनीमैन कहता है हाईली पोटेंटाइज्ड सल्फर विथ फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। साइकोसिस के लिए हनीमैन कहता है highly dynamized thuja with alteration of nitric acid as directed in his book of chronic disease। और सिफिलिस के लिए हनीमैन कहता है द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी। ये यहाँ पे फिक्स है। अब अगर ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आइदर किसी मेडिसिन की वजह से, किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह से, किसी इन्वायरमेंटल और किसी कॉस्मेटिक इम्पैक्ट की वजह से, इसको अगर बाहर से सप्रेस्ड कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, होम्योपैथिक दवाई से अगर करोगे तो नहीं, बट उसके अलावा बाकी किसी भी मीन से अगर आप इस प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को रिमूव कर देते हो, देन दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस डायनामिक मैग्नेटिक फोर्स जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में बाहर निकल के आप प्रेजेंस कर रहा था, वो दोबारा से फिर इंटरनल वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेगा और वो अंदर जाके फिर से वाइटल फोर्स के अंदर यू टर्न लेके आप अंदर गया। अब वहां से जाने के बाद यही जो स्टेज आता है, दैट प्रोड्यूसेस अल्टरेशन इन वाइटल फोर्स। ये वो स्टेज होता है जहां पे वो ससेप्टेबिलिटी और डायथेसिस लेके बैठता है और अकॉर्डिंग टू द जो डिफरेंट फैक्टर्स, ये जो देख रहे हो ना, इतना सारा फैक्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइजम डेवलप करेगा। और वो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन जो के मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हर माइजम का फिक्स था, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन फिक्स नहीं है, बिकॉज सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। कॉज एक है, बट जिस मीडियम से वो निकल के जा रहा है, वो मीडियम उसको मॉडिफाई करता रहता है और वो डिफरेंट सो मेनी नंबर ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करता है। और उसको ट्रीट करने के लिए जिस तरह से हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट अदर फैक्टर्स मिलता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के लिए, उसी तरह से हमको हर इंडिविजुअल के केस में एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा टू ट्रीट द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। सो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट development of symptoms of that miasm after unhomeopathic removal of the primary manifestation। और जब हम क्रोनिक डिजीज में या सिम्टम्स ऑफ सोरा, सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, सिफिलिस पढ़ते हैं ना, तो वो जितना सिम्टम्स दिया हुआ है, दे ऑल आर सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम तीनों का वो फिक्स है। Rest all diversity, rest all varieties are nothing but secondary symptom। नेक्स्ट वीक थर्ड ईयर वाले को दोबारा से पढ़ाएंगे, तो वहां पे आप चाहो तो अटेंड कर लेना। उसमें आपको इसका एक हमने शॉर्ट लिस्ट भी दिया है, या नहीं होगा तो आप लोग को बोलो तो उसका वो एक PDF भेज देंगे, आप उसमें से और पढ़ लोगे, फिर पढ़ के आप हमसे और क्वेश्चन आउट कर सकते हो। ठीक है सर। तो अभी ये कुछ समझ में आया या नहीं? सर आया समझ में। और सर भी इस लाइन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो आपने कही थी कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज दैट इंडिविजुअल डेवलप्स दैट इज मॉडिफाइंग फैक्टर। 110%। ठीक है सर। आप एक छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर ले लो, है आसपास? हेलो, पेन है। पेन, एक छोटा पत्थर ले लेना और उस पत्थर से जोर से हिट मत करना, नहीं तो मम्मी डांटेगी। उस पत्थर से लेके घर में कहीं पे शीशा होगा, उसके ऊपर जाके हिट करो, कैसा आवाज मिलेगा?
सर टूटने जैसा आवाज मिलेगा। उसी पत्थर को लेके आप अपने टेबल पे हिट करो, आवाज कैसा मिलेगा? सर रेजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। उसी पत्थर को लेके आप दीवार पे हिट करो, आवाज कैसा मिलेगा? डल टाइप ऑफ साउंड होगा। और उसी पत्थर को पास में किसी के बैठे हुए सर पे डाल दो तो आप देखो, कॉज जिससे आप हिट कर रहे थे वो एक ही है, और हाँ आप सर। अपने हिट करने का फोर्स भी एक जैसा ही रखो। उसके बावजूद भी आपने जो डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हिट किया है, तो साउंड का वैरायटी अलग अलग हुआ है ना। और आप अगर हाँ बहुत सर। अच्छे से एक्सपर्ट हो तो आप समझ सकते हो कि ये आवाज शीशे पे टकराने से हुआ, ये आवाज लकड़ी पे टकराने से हुआ, ये दीवार पे टकराने से हुआ। तो इसी तरीके से अब यस ये तो सर। एक डायरेक्ट हमने सिर्फ एक फैक्टर बताया आपको। अब इसके बीच में माध्यम में बहुत सारा और चीज आ सकता है। कॉज वही है, लेकिन अब जो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो सब अलग अलग आ रहा है ना। यस सर। यही चीज होता है कि माइज्म का एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो माइज्म का इन्फ्लुएंस और डेवलपमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसके बीच जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसको हम अपने इस मेडिकल टर्म में एक्सेसरी सर्कमस्टांस कहते हैं, जिसको आप अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस नेचर ऑफ रेजिस्टेंस के बाद आउटकम उस पर डिपेंड करता है। और नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी विदाउट रेजिस्टेंस। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आप इस चीज को पढ़ोगे, दुनिया में कोई भी चीज विदाउट रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं तो फिर वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वही लागू हो जाता, फिर हमेशा एक बार चल रहा है तो चलता ही रहता है। ये जो रेजिस्टेंस हाँ सर। होता है यही एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस है, और ये अटैकिंग फोर्स और डेवलपमेंट के बीच का गैप जो है वहां पे इस मॉडिफिकेशन को डिसाइड करता है। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन of just one miasm, because individuals are different, because individuals accessory circumstances are different. Every individual's additional factors, their constitutional factors, their geographical factors, their emotional factors, they are different, and so the disease will develop into a different form. अभी इसी डिफरेंस को तो पढ़ाने जा रहे थे, अगर हम इसको पढ़ाते हैं एफरोजम 81 का फुटनोट, इसको अगली क्लास में और फिर पढ़ाएंगे। चलो, और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। ये मॉडिफाइंग फैक्टर बहुत जरूरी। देखो, आप एक बार एफरोजम नंबर 103 पढ़ लेना। ये केस टेकिंग के चैप्टर में एफरोजम नंबर 103 जो है ना, वहां पढ़ोगे। उसमें हनीमैन ने सोरा के मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम को जानने के लिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम है क्या है, नथिंग बट सेकेंडरी सिम्टम, उसको जानने के लिए वहां पे डायरेक्शन बताया कि हम जितना वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल, जितना वेराइटी ऑफ पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम, हु आर अफेक्टेड बाय सोरा, उसको पकड़ के उसका सिम्टम्स अगर उसको इंट्रोगेट करें और उसका सिम्टम्स लें, तो हम उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सोरा के बारे में जान सकते हैं। बिकॉज सोरा इज वन बट द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। और कौन से इंडिविजुअल में, अभी तो हमने सिर्फ आपको 3 आइटम बताया था कि हिट करोगे तो शीशा पे आवाज अलग, दीवार पे अलग, ये अलग, बट इसके अलावा और भी तो हो सकता है। आप सोफा पे टच करो तो अलग, गद्दा पे टच करो तो अलग, उसको हिट करने के बजाय उसको रब करो तो साउंड अलग। so many different things will develop according to the nature of the object, according to the mood of the interaction, and so the maximum outcome you will collect, the more information you will have regarding one miasmatic cause, जिसको एफरोजम नंबर 103 में हनीमैन ने छोटा सा हिंट्स दिया। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू।
अच्छा, रेस्ट ऑफ द क्लास को बोलो आज सिर्फ 2 बच्चों ने इंटरेक्ट किया है, बाकी का फिर हम लिस्ट बना के नाम लेके पूछेंगे, बिकॉज आप लोग बिल्कुल चुपचाप सो जाते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस पार्ट को पढ़ के रखना, फिर अगली क्लास में इसको हम शुरू करेंगे। अगली क्लास कल ही होगी हमारी क्लास, ठीक है? ओके सर। चलो, तो कल फिर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। रीड एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चन, डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।